तीसरा है किन। इसमें जो साधन और उपकरण, हम जब काम करते हैं तो कौन कौन से साधन और कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता है, क्योंकि इसके उपकरण अलग ही हैं। फिर है कैसे, वो तकनीक का ध्यान दें। फिर है कब, यानी मौसम, जैसे ये सूख रहा है, कितने समय तक हमको इस पर काम करना है, कब इसको रोक के बैठना है, जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो मौसम, समय, नमी, शुष्कता, इनके बारे में जानकारी। एक इसके बाद का शब्द है कब, किस चीज़ को क्रमवाई कब कब करना है। और लास्ट का शब्द है क्यों, क्यों हम किसी चीज़ को उस हिसाब से करें। जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ में लापरवाही बरत रहे हैं तो उसका हमें क्या परिणाम मिलेगा, ये 7 शब्द में ये समाहित है। और ये है सृजन सूत्र। अच्छा। तो इसमें वो आपका क्यों, कैसे, क्या है, ये सब्जेक्ट के बारे में जानना है। तो फ्रेस्को के बारे में तो मैंने बता दिया कि इस विषय क्या है, ये विषय की जानकारी देता है। उसके बाद है किस, ये इसमें प्रयोग में होने वाली जो सामग्री है, तो इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो आधार, यानी कि दीवार मान लीजिए, या ये जो प्लेट है वो मान लीजिए। तो दीवार के लिए हमें चाहिए पत्थर, ईंट, नदी की रेत, सीमेंट या चूना, ये 5 आइटम उसमें होंगे। प्लेट बनाते हैं तो हम पत्थर या ईंट की जगह कंकर काम में लेते हैं, उससे ये हमारा टाइल बन जाता है। एक है, फिर है धरातल, और इसमें एक जिकी पाउडर भी आता है, जिसे बोलते हैं मार्बल पाउडर का बनता है। वो मार्बल पाउडर भी उसमें प्रयोग कर रहे हैं, जो टाइलें बनी हुई है वो। अब इसके बाद झीकी और चूना, आधार के बाद जो धरातल, ऊपरी सरफेस जो हम काम करते हैं, जिस पे हम चित्रण करेंगे। और तीसरा है चित्रण। अब चित्रण में जो चूने से रिलेटेड कलर है, जो उसके इफेक्ट से खराब नहीं होते, उनको लिया। कुछ चीज़ें चूने के संपर्क में आती हैं, या तो अपना रूप बदल देती है या क्षरण हो जाता है। तो इसमें जो चित्रण हुआ है उसमें 4 प्रकार के रंग हैं। पहला है खनिज, जो हमें पत्थर या मिट्टी से मिलता है। दूसरा है रासायनिक, जो हमें रासायनिक क्रिया के द्वारा मिलता है, जैसे काजल है। दीपक हम जलाते हैं, उसको जब जलाने के बाद वो जो जलने के बाद जो कार्बन इकट्ठा होता है वो रासायनिक क्रिया से हुआ। चूना भी रासायनिक क्रिया से बना है। पत्थर को, एक विशेष पत्थर को हमने गर्म किया, फिर उसमें पानी डाला तो वो गर्म करके जो रासायनिक क्रिया हुई वो उस हिसाब से। हालांकि जो नेचुरल जो कलर मिल रहे हैं ना हमको, तो ये चीज़ें तो मानव द्वारा की जा रही है। जैसे चूने के पत्थर को गर्म करना, काजल बनाना, ये मानव द्वारा है। लेकिन कुछ चीज़ें प्राकृतिक रूप से भी ही बनी है। जैसे रंग जो पीली मिट्टी है, अपना गेरू है, हिरमिच है, रामरज है, हरा बाटा है, ये तो प्राकृतिक रूप से ही कभी न कभी इन पे रासायनिक क्रिया हुई है और उससे उन्होंने अपना रूप धारण किया है। कुछ मानव द्वारा की जा रही है, तो ये काजल वगैरह जो हम मानव कर रहा है। तीसरा है वनस्पति, वनस्पति से प्राप्त होने वाला रंग। इसमें जो काम आया है वो आया है नील, और ये वनस्पति से प्राप्त हुआ है। बंगाल वगैरह में इसकी खेती होती थी, वो नील काम आया। और चौथा है जैविक रंग, जो हमें सीपी, शंख आदि से मिलता है, मूंगा है, उनसे मिलता है। ये चारों रंग, लेकिन वो जो चूने के संपर्क में आने से जो अपना स्वरूप नहीं बदलते, क्षरण नहीं होता, उन्हीं रंगों का परीक्षण करके काम में लिया गया, उन्हीं से ये सब चलता है। अब जो इसकी तकनीक है, वो तकनीक के अंदर हम पहले चूना ही तैयार करते हैं।
और चूने का शुद्धिकरण का प्रोसेस या रंगों का शुद्धिकरण का प्रोसेस भी लंबा है। बहुत अलग अलग रंगों के अलग अलग तरीके से प्रोसेस है शुद्धिकरण का, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले हम उसका जैसे प्लास्टर करते हैं तो चूने का ही प्लास्टर होता है, झिकी और चूने का, मोटे दाने का, उससे हम प्लास्टर करते हैं, इसे कड़ा करना बोलते हैं। फिर जब वो पक के तैयार हो जाता है, ये कुछ चीज़ें तो ऐसे ही आग में पकती है, लेकिन ये जो प्लास्टर चूने का या सीमेंट का, ये पानी से मजबूत होता है, जिसे कहते हैं पानी से पक गया हो, पानी डालने से। तो वो सब चीज़ें करने के बाद उसको महीने भर तक हम पानी से हार्ड करते हैं, उसको मजबूत करते हैं, और उसके बाद जो चित्रण होता है वो टोटल फिर गीली पद्धति में होगा। उसके बाद सूखना नहीं चाहिए। उसमें सबसे पहले हम कड़ा करेंगे, कड़ा के बाद प्योर चूने का लेयर करेंगे। कड़ा भी अपना जो ड्राइंग शीट होता है उतनी मोटा, उस पर लेयर चढ़ाएंगे और उसको हार्ड करेंगे जवा पत्थर से घिस के, और उसके बाद प्योर चूने का जो शुद्ध किया हुआ है पहले से ही, उसका लेप करेंगे। और उसके बाद वो प्रोसेस सूखना नहीं चाहिए, गीले गीले भी होगा वो। उसके बाद फिर चित्रण, फिर उस चित्रण को भी हम नैले के द्वारा ज़मीन उसमें उसका जो बेस है ना, उसमें फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद जो कुछ आउटलाइन और कुछ करना है वो करके, और उसमें नैले से के द्वारा तो चूना और वो रंग उसमें समाहित हो जाता है चूने में। फिर उसको सही समय पे एक विशेष नमी के को टेम्परेचर को देखते हुए फिर उस पर एक ईंट पत्थर है जिसको हकीकी भी बोलते हैं, चकमक पत्थर है, उससे हम उसकी घिसाई करते हैं। उससे उसमें चमक भी आती है, और बाहरी वातावरण से जो उस पर पड़ने वाला इफेक्ट है उससे उसकी रक्षा करता है। क्या नाम बताया आपने उसका? हकीक पत्थर, चकमक पत्थर भी बोलते हैं उसको। उसको बिल्कुल चिकना करके लेते हैं। उस चकमक पत्थर भी कह सकते हैं, हकीक भी कह सकते हैं। उससे उसकी घिसाई करते हैं, और सब काम पूरा हो जाने के बाद उस पर जब वो सूख जाए तो नारियल के तेल से उसका उपचार करते हैं। और केवल वो नारियल के तेल से होता है, क्योंकि अदर रंग जो है ना वो अपना रंग छोड़ते हैं, चिकनाई भी ज़्यादा होती है। लेकिन नारियल का तेल एक ऐसा तेल है जो न तो चिकनाई छोड़ता है और न अपना कलर छोड़ता है। तो उसका एक निश्चित मात्रा में लेप करते हैं उसके एक टेक्निक के माध्यम से, और जो स्थायी हो जाता है फिर वो दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, बशर्ते किसी के द्वारा उसको नुकसान न पहुंचाया जाए। आपने ये कला सीखी किससे थी? देखो शुरुआत में तो पहले हमारी में एक मौत हो जाती थी, तो हमारी कास्ट के लोग इसको भरपूर किया करते थे राजा महाराजाओं के समय। हवेलियाँ, मस्जिद, मंदिर उसमें किया करते थे। देश को आज़ाद होने के बाद इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इसके कारीगर जो थे वो भी बेरोजगार हो गए। हाथी दांत में बैन लग गया, उसके कारीगर भी बेरोजगार। चंदन का काम था वो भी बेरोजगार हो गए। तो वो एक जिन जिन लोगों ने इस पे काम किया वो सब बेरोजगार हो गए, वो काम छूट गया। नई पीढ़ी जब पूरा काम ही बंद हो गया तो नई पीढ़ी सीखना ही बंद कर दिया, वो अपना रोजगार पैसा कमाने के लिए दूसरा काम करने लग गए। तो ये हमारे पूर्वज किया करते थे। मेरे पिताजी तो खेती करते थे, लेकिन परिवार में हमारे एक चाचा जी थे, मेरे पिताजी के चाचा जी थे, वो भी इस काम को करते थे। उनके बेटे भी इस काम को करते थे, वो टोंक में किया करते थे, वहाँ नवाब का काम था, वहाँ किया करते। फिर वो बेरोजगार हो गए, उनका स्कूल पड़ा रहा। तो फिर मैं उस समय उन्होंने देखा तो देवकी नंदन जी से मैंने कुछ चीज़ें सीखी। उन्होंने मेरे को कुछ प्रोत्साहन, मेरा कुछ काम देख कर क्रिएटिव काम करने लगा मैं, वो देख करके फिर भाई तुम आप इस टेक्निक को सीख सकते हो। तो हम आपको यहाँ एडमिशन तो नहीं दे सकते, लेकिन मैं आप जो भी पूछोगे वो बताऊँगा,
और आप घर पे प्रैक्टिस करो। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फिर एक दिन वो चाचा जी मेरे पास आ गए किसी कारण से मिलने के लिए। तो उन्होंने जब मेरा काम देखा तो भाई ये औजार तो अपने हम भी क्या करते थे, ये काम तो, और इसकी टूल्स मेरे पास रखे हुए हैं, तुम काम कर रहे हो तो तुम ले। फिर उन्होंने कुछ टूल्स मेरे को उनके पास जो थे ना, वो टूल्स मेरे को दिए। फिर मैं अपनी प्रैक्टिस अपना मन लगाने के लिए, मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं, केवल अपना मनोरंजन हो जाए उसके लिए मैं उसमें करता रहा अपना काम, और धीरे धीरे सीख गया। फिर वो सीख गया तो मुझे वो अपने जवाहर कला केंद्र में लेके आई मेरे को, देवकीनंदन जी। उस समय पहला फ्रेस्को का कैंप यहाँ हुआ था जवाहर कला केंद्र में, वो हुआ था 97 में। उसमें 20-25 राजस्थान के जो उच्च कोटि के कलाकार थे, उदयपुर के सब जगह के आए हुए थे, उनका एक वर्कशॉप हुआ था, उसमें मैं आया था। पहला मेरा कैंप हुआ था। फिर दूसरा था वनस्थली विद्यापीठ में। फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो आपको इसके लिए कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं? नहीं, मैं जहाँ सिखाता हूँ, जाता हूँ तो वो सर्टिफिकेट तो देते हैं, बाकी ऐसा मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया और मुझे मिला। अच्छा।